हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर वेदर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया अर्थात भारत की जलवायु से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो रेलवे के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है? बताइए इनमें से कौन सा कारक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ। ये है जो सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है। पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान हैं जो निम्न दाब क्षेत्र, कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। ये हवाएं अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व में चलने पर वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ यात्रा करती हैं। भारत के संदर्भ में पश्चिम से प्रवेश करने के कारण इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। यह पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में मौसम में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अचानक वर्षा, बर्फबारी और कोहरे के लिए जिम्मेदार होती हैं। मानसूनी हवाओं के बारे में जानते हैं। हिंद महासागर व अरब सागर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को मानसूनी हवा कहते हैं। ये मौसमी पवनें हैं जो दक्षिण एशिया में जून से सितंबर महीने में बहती हैं। इसी कारण भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भारी वर्षा होती है। आइए अब समझते हैं उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के बारे में। यह एक अस्थायी जेट स्ट्रीम है जो ग्रीष्म काल में दक्षिण एशिया के ऊपर बहती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के उद्भव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य आम वर्षा शब्द से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल और कर्नाटक। ये भारत में आम वर्षा यानी मैंगो सावर के लिए जाने जाते हैं। केरल और कर्नाटक राज्य में गर्मियों में होने वाली आम्र वर्षा यानी मैंगो सावर कहा जाता है। ये वर्षा आमों के पकने में सहायक होती है। पंजाब से बिहार तक उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्म वाली हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये लू है। लू पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बहती है। यह हवा मई तथा जून में चलती है। इसका तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस होता है। काल बैसाखी, यह भारत के पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों में चलने वाली स्थानीय पवन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट किसके लिए जाना जाता है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से भारत में अधिकतम वर्षा पश्चिमी घाट पर होती है। पश्चिमी घाट का फैलाव ताप्ती नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक है। दक्षिणी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर लंबी है। यह क्षेत्र भारत में जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन लू चलती है? तो इनमें से किस राज्य में चलती है? इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। लू सामान्यतः उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी स्थानीय पवन है। यह राजस्थान में निम्न राज्यों में से राजस्थान में ही चलती है। गंगा नदी के कोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना। गंगा नदी के कोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना है। कोलीफॉर्म एक प्रकार का जीवाणु है जो पानी के
माइक्रोबायोलॉजिकल अध्ययन के लिए एक सूचक अवयव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मल में पाया जाने वाला कोलीफॉर्म जीवाणु गंगा नदी में अधिक मात्रा में उपस्थित है, जो मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्मी के मौसम से। भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः गर्मी के मौसम से संबंधित है। उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। इस प्रकार इस तरह की हवा मई तथा जून में चलती है। लू के समय में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मापा जा सकता है। गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना। गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना है। कोलीफॉर्म एक प्रकार का जीवाणु है जो कि पानी के माइक्रोबायोलॉजिकल अध्ययन के लिए एक सूचक अवयव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मल में पाया जाने वाला कोलीफॉर्म जीवाणु गंगा नदी में अधिक मात्रा में उपस्थित है, जो मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रिपीट क्वेश्चन था ये। भारत में निवर्तन मानसून का मौसम इनमें से किन महीनों में आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर से नवंबर में। निवर्तन मानसून का मौसम, निवर्तन मानसून का मौसम। मानसून के लौटने की क्रिया को मानसून का निवर्तन कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा या लंबवत चमकता है। 22 जून से सूर्य विषुवत रेखा की ओर लौटने लगता है। 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने लगती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में गर्मियों के मौसम में स्थापित अंत्य उष्णकटिबंधीय अविसरण क्षेत्र ITCZ की दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। अंत्य उष्णकटिबंधीय अविसरण क्षेत्र ITCZ के दक्षिण की ओर खिसकने के साथ ही मानसून भी दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। मानसून के निवर्तन का समय अक्टूबर से नवंबर तक होता है। दक्षिणी भारत को छोड़कर शेष समस्त भारत से निवृत्त होता है। लौटते हुए मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। दिल्ली में सामान्यतः जून के अंत में संभावित तारीख 29 जून है, डैश से मानसूनी बारिश होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी से। कहां से होती है? बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी शाखा। दिल्ली में सामान्यतः जून के अंत तक बंगाल की खाड़ी शाखा से मानसूनी बारिश होती है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है शाब्दिक अर्थ मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में डैश की अवधि सामान्य वर्षा के आगमन का समय होता है, जिसमें अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक। भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है, अर्थात यहाँ हवाओं की दिशा में परिवर्तन के साथ ऋतु परिवर्तन भी होता है। भारत में अधिकांश वर्षा गर्मियों में होती है, जब वायु की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक की अवधि सामान्य वर्षा के आगमन का समय होता है, जिसे भारत में मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। एक सामान्य मानसून वर्ष के दौरान निम्न में से किस अवधि में मानसून हवाएं संभवतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच जाती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई के पहले सप्ताह में। भारत में सामान्यतः मानसून वर्ष के दौरान जुलाई के पहले सप्ताह में मानसूनी हवाएं पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच जाती हैं। भारत में मानसून की शुरुआत आमतौर पर जून के पहले सप्ताह में भारतीय प्रायद्वीप दक्षिणी हिंद महासागर से होती है। इसके बाद यह दो शाखाओं अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में विभाजित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किस मौसम में दोपहर के समय में शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
बी गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में दोपहर के समय शुष्क एवं गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू के रूप में जाना जाता है। ये उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर से पूर्व और पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती हैं। अगला है कि भारत में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ सर्दियों के महीनों के दौरान होने वाली मौसमी घटनाएं हैं, जो डैश से आने वाली पश्चिमी प्रवाह से आती हैं। तो क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? ये हो जाएगा ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भारत में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ सर्दियों के महीनों के दौरान होने वाली मौसमी घटनाएं हैं, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह से आती हैं। भारत में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ सर्दियों के महीनों के दौरान होने वाली मौसमी घटनाएं हैं। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में अरब सागर शाखा का तथा बंगाल की खाड़ी शाखा के रूप में भारत में प्रवेश करता है, जो सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट से टकराता है और यह मानसून सबसे पहले 1 जून को केरल में वर्षा करता है। निम्न में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोपीय देशों में बर्फबारी की ऊंचाई, दबाव और हवाएं और अक्षांश ये भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। जलवायु किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए व्यक्त किया जाता है। यह शब्द मौसम के करीब है, लेकिन फिर भी जलवायु बड़े भूखंड एवं कालखंड के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि मौसम अपेक्षाकृत छोटे कालखंड एवं छोटे स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। भारत की जलवायु को मुख्य रूप से निम्न कारक प्रभावित करते हैं: अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब और पवनें। ग्रीष्म ऋतु के निकट आते ही विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा का होना सामान्य घटना है। इस वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आम्र वर्षा। केरल और कर्नाटक में गर्मियों में मानसून से पहले फुहारों के रूप में वर्षा होती है, जिससे आम जल्दी पक जाते हैं, जिसके कारण इस वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी से तात्पर्य बैसाख के महीने में तेज गति से चलने वाली स्थानीय विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। ऐसी पवनों को पश्चिम बंगाल में अनुभव किया जाता है। ओडिशा में किस वर्ष अत्यधिक भीषण चक्रवात तूफानी फनी आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2019 में। भीषण चक्रवाती तूफान ने अप्रैल से मई 2019 में भारत के उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के तट पर भीषण तबाही मचाई थी। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान था, जो हिंद महासागर में सुमात्रा के पश्चिम में निर्मित हुआ। फणी नाम ये बांग्लादेश ने दिया था, जिसका अर्थ होता है सांप। ग्रीष्म में और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के दौरान चलने वाली तेज आवेग गर्म शुष्क पवनों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लू के रूप में। उत्तर और उत्तरी पश्चिम भारत में ग्रीष्म में चलने वाली तेज आवेगी गर्म प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। इस तरह की हवा मई तथा जून में चलती है। लू के समय में तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल और असम। ये
काल वैसाखी से संबंधित हैं। नॉर्वेस्टर्स। पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी से संबंधित राज्य पश्चिम बंगाल और असम है। केरल और कर्नाटक में काल बैसाखी को कॉफी सावर कहा जाता है। भारत में आम वर्षा यानी मैंगो सावर की घटना किस ऋतु में देखने को मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु में। भारत में आम वर्षा यानी मैंगो सावर की घटना ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। ये आम के जल्दी पकने में सहायक होती है। भारत में स्थानीय हवाओं के संदर्भ में लू को डैश के रूप में सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, शुष्क और गर्म हवाएं। भारत में स्थानीय हवाओं के संदर्भ में लू को शुष्क और गर्म हवाओं के रूप में सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। लू उत्तर भारत के मैदान में गर्मियों में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मौसिनराम में। भारतीय स्थित मेघालय के पर्वतीय इलाकों में बसा मौसिनराम विश्व की सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। मौसिनराम मौसिनराम मेघालय स्थित एक गांव है जहां साल भर में औसतन 11,871 मिलीमीटर की वर्षा होती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 1985 में मौसिनराम में 26,000 मिलीमीटर वर्षा का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। निम्न में से कौन सा कारक भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? इनमें से कौन सा है? ऊंचाई, अक्षांश, भूमि और जल का वितरण ये तो करते हैं। जो नहीं करता वो है जल का देश का सतह क्षेत्र या तल क्षेत्रफल। तो सही हो जाएगा ऑप्शन पहला। विश्व की जलवायु कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जिसकी वजह से पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जलवायु का जन्म होता है। इसी तरह भारत की जलवायु को भी अक्षांश, ऊंचाई, दाब और पवन आदि कारक प्रभावित करते हैं। अतः देश का सतह क्षेत्र या तल क्षेत्र जलवायु का निर्धारण नहीं करता है। मानसून पूर्व वर्षा, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, को स्थानीय तौर पर डैश का नाम दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है आम्र बरसात। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व की वर्षा प्राप्त होती है, जो भारत के औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 10% होती है। आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते मानसून पूर्व बौछारें पड़ती हैं, जो केरल और कर्नाटक में सामान्य बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता करती है। कर्नाटक में इसे कॉफी सावर एवं चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। अतः इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आम्र वर्षा। गर्मियों में मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा का होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः आम्र वर्षा या आम वर्षा के नाम से जाना जाता है। यह वर्षा गर्म पवन एवं आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से होती है। यह आम की वृद्धि के लिए उपयोगी होती है। मुंबई डैश की अनुवाद दिशा में स्थित है, जिसके कारण यहाँ भारी वर्षा होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। मुंबई पश्चिमी घाट की अनुवाद दिशा में स्थित है, जिसके कारण यहाँ भारी वर्षा होती है। मुंबई पश्चिमी घाट के पश्चिम में तट की ओर स्थित है, जिससे मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट के सहारे ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर मुंबई में भारी बारिश करती हैं, जबकि पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने से कम वर्षा प्राप्त करता है। डैश में स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है, जो आम की फसल पकाने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। केरल में आने वाली स्थानीय तूफानी बारिश को
बौछार या आम्र वर्षा कहा जाता है। यह आम की फसल को पकाने में सहायता करते हैं। यह वर्षा ग्रीष्म ऋतु के आगमन के पूर्व गर्म पवन एवं आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से होती है। लू एक प्रकार की डैश है। क्या है लू? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी, ऊष्म लहर। उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम पूर्व से दिशा में चलने वाली प्रचंड ऊष्म गर्म शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। ये हवाएं मई तथा जून माह में चलती हैं। लू के समय में 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। भारत में सर्दियों के दौरान डैश से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय से। भारत के मैदानी इलाकों में दिसंबर जनवरी के शीतकालीन महीनों में पूर्व दिशा यानी हिमालय से चलने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं। लू गर्मी के मौसम के दौरान डैश में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। यह गर्मी के मौसम के दौरान राजस्थान से उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर बहती हैं। डैश की चरम जलवायु है। डैश कहाँ की ये चरम जलवायु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली की। दिल्ली की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु के तापमान में बहुत अंतर होता है। ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक लंबी तथा अत्यधिक शुष्क रहता है तथा दिसंबर और जनवरी में ज़्यादा ठंड व कोहरा रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून डैश में उत्पन्न होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में उत्पन्न होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर जून से सितंबर तक रहता है। यह मानसून हिंद महासागर से उत्पन्न होता है। अब जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे भारत की मिट्टियों से रिलेटेड क्वेश्चंस। माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वालामुखी चोटी। माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, ये क्या है? एक प्रकार की ज्वालामुखी चोटी। माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की ज्वालामुखी चोटी है जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसे फ्यूजी यामा भी कहते हैं। जापानी भाषा में यामा शब्द का अर्थ पर्वत होता है। जापानी संस्कृति में इस पर्वत को खास स्थान हासिल है। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लेटेराइट मिट्टी। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद लेटेराइट मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है। इस मिट्टी में आयरन की अधिकता होती है, इसलिए इसका उपयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। लाल और पीली मिट्टी डैश और डैश के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल और पीली मिट्टी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जा सकती है। लाल और पीली मिट्टी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में आसानी से पाई जा सकती है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त होती है तथा इसमें चूना, लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी में बाजरा, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज आदि की भी खेती की जा सकती है। अतः इसमें सामान्यतः फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में मौजूद हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मृदाएं। जलोढ़ मृदाएं उस मृदा को कहते हैं जो जल द्वारा बहाकर लाया गया हो तथा अन्यत्र जमा किया गया हो। जलोढ़क जल शब्द से आया है जिसका तात्पर्य है जल प्रवाह द्वारा निर्मित। यह अत्यंत उपजाऊ है। इसे कछारीय मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत के 40% भाग में पाई जाती है।
पूर्वी तटीय मैदानों में यह मिट्टी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी डेल्टा के रूप में प्रमुख के रूप में पाई जाती है। भारत में रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी। काली मिट्टी की एक विशेषता यह है कि यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। इस मिट्टी को कपास की मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में, मैसूर के उत्तरी भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम और लौह तत्व पाए जाते हैं तथा पोटास, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। यह कपास की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। तो डैश मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। काली मिट्टी को डैश मिट्टी के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन सी सही है, रेगुर मिट्टी के। काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो काली मिट्टी के बारे में अच्छे से अध्ययन करिए, ये इंपॉर्टेंट है। यह मिट्टी सभी प्रकारों में सबसे कम उपजाऊ होती है, क्या ये सही है? ये सही पूछ रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं है। यह सही पूछ रहा है, मतलब 3 गलत होंगे, एक सही होगा। यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। यह उत्तर भारतीय गंगा के मैदानों के अधिकांश भाग में पाई जाती है, नहीं। काली मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा होती है, बिल्कुल नहीं। तो ये सही कौन सा है इसका? ऑप्शन ए सही, बी सही था। काली मिट्टी दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म होता है, एक ह्यूमस, इनकी प्रेजेंस की वजह से होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती के लिए ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अ, अच्छा होता है? तो काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। इस मिट्टी का विस्तार 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह भारतीय मृदा का तीसरा विशालतम वर्ग है। इस मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसका विकास है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश, देन आफ्टर गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है। दक्कन लावा बेसाल्ट अक्षय से हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है, मतलब किस क्षेत्र में विकसित होती है लेटेराइट मिट्टी? तो जहाँ पर उच्च टेम्परेचर हो और भारी वर्षा हो, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो और वर्षा भी ज़्यादा हो, ऐसे क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पैदा होती है। लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। इस मिट्टी में चूना, लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। यह चाय और कहवा की खेती के लिए अधिक उपयोगी है। यह मिट्टी पाई कहाँ कहाँ जाती है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा के क्षेत्र में पाई जाती है। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से, लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि। काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में ज़्यादातर पाई जाती है, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और कपास की खेती के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटास ह्यूमस की कमी होती है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होने के कारण इसको कपासी मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अभी बात कर रहा है कहाँ की? पूर्वी तट की। तो पूर्वी तट में कैसी मिलती है? जलोढ़ मृदा। भारत में पूर्वी तट में ज्यादातर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। इसे दोमट एवं कछार मृदा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जलोढ़ मृदा को दोमट या फिर कछार मृदा के नाम से भी जानते हैं। काली मृदा को, जैसा कि हमें पता है, पहले पढ़ रखा है, कपास या रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है।
अगला है कि भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही जवाब तो जलोढ़ मिट्टी होगा, यही सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है। जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह देश में सबसे अधिक 43% भूभाग पर पाई जाती है। यह मिट्टी सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु, है ना, एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा उपयोगी है। इसमें प्रचुर मात्रा में पोटास और चूना पाया जाता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश की कमी होती है। यह मिट्टी गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि के लिए उपयोगी है। कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? तो इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, काली मिट्टी। काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, लावा निर्मित मिट्टी होती है। इसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। पानी से यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। अतः इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी, काली मिट्टी को। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दक्कन पठार वाले क्षेत्र में, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक आदि तक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा जाता है? चेरनोजम। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। गंगा के मैदानी इलाकों में डैश मिट्टी है। भाई गंगा के मैदानी इलाकों में कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कछारी मिट्टी। गंगा के मैदानी इलाकों में कौन सी है? कछारी मिट्टी। भारत का उत्तरी मैदान कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी द्वारा आच्छादित है। हिमालय पर्वत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के मध्य सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल तथा महत्वपूर्ण मैदान स्थित है। इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। लेटेराइट मिट्टी को मुख्य रूप से कहाँ मतलब देखने को मिलती है? ये लेटेराइट मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है? तो ये लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से ये देखने को मिलती है कर्नाटक वाले क्षेत्र में। लेटेराइट मिट्टी कहाँ? कर्नाटक। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, जहां ऋतुनिष्ठ वर्षा होती है। यह मिट्टी अम्लीय होती है। इस मिट्टी में कहवा, काजू का उत्पादन अधिक होता है। चावल, कपास, मोटे अनाज, गेहूं, चाय, रबर, सिनकोना आदि की भी खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्सों में पाई जाने वाली डैश का रंग लाल होता है। यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। तो कौन सी मिट्टी है वो? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी। तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्सों में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। करेवा, जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है, यह किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। करेवा कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। करेवा या मिट्टी गाद का एक प्रकार है। यह कश्मीर घाटी की झील निक्षेप है। इनमें हिमानी के छोटे निक्षेप तथा हिमोड़ उपस्थित होते हैं। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणियों में मिलने वाली झीलीय निक्षेपों को करेवा के नाम से जाना जाता है। अगला है, इनमें से किस प्रकार का भूमि निम्नीकरण भारत में अधिक देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृदा अपरदन। मृदा अपरदन ज्यादा देखने को मिलता है। मृदा अपरदन द्वारा भूमि निम्नीकरण भारत में अधिक देखने को मिलता है। प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से? बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मृदा को बांगर मृदा कहा जाता है। बांगर की मिट्टी में रेत व कंकड़ पाए जाते हैं। बांगर मृदा मैदान के ऊंची सतह में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तो नकदी फसल कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काली कपास। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कपास है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। भारत में कपास को सफेद सोना भी कहते हैं। कपास को सफेद सोना।
भारत में कपास की फसल उगाई जाती है काली मृदा में, ऑप्शन सी करेक्ट है। कपास की काली मिट्टी ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी को सौंधी खुशबू को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रीचर। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को पेट्रीचर कहा जाता है। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को पेट्रीचर कहा जाता है। शुष्क मृदा के दौरान कुछ पौधों द्वारा निर्मित तेल से उत्पन्न गंध मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिया जाती है और जो बारिश के दौरान जियोस्मिन नामक कार्बनिक यौगिक तथा एक्टिनोबैक्टीरिया के साथ हवा में मुक्त किया जाता है, जिससे गीली मिट्टी द्वारा विशिष्ट सुगंध का उत्सर्जन होता है। मृदा के अध्ययन का उल्लेख निम्नलिखित में से किस शब्द प्रयुक्त शब्द क्या है इसके लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमि विज्ञान। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द भूमि विज्ञान है, या अंग्रेजी में पेडोलॉजी कहते हैं। भूमि विज्ञान में मृदा की उत्पत्ति, मृदा आकार की तथा मृदा के क्लासिफिकेशन का वर्णन किया जाता है। अधिकांशतः डैश रेत और गाद द्वारा, नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी वह मृदा अवसाद है जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया तथा कहीं अन्यत्र जमा किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी प्राय विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी होती है, जिसमें गाद यानी सिल्ट, मृत्तिका के महीन कण, बालू और बजरी के कण होते हैं। सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के डैश मूलभूत सामग्री है, यानी पेरेंट मटेरियल है। क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चट्टान। सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के चट्टान मूलभूत सामग्री है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम तथा कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी कहते हैं। ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्रायः चट्टान पाई जाती है। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। लाल मिट्टी का जमाव पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। इनमें धातुओं एवं खनिजों की अधिकता होती है, जिनमें लौह तत्व फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिना, चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो ऑक्सीकृत होकर लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है। इस मिट्टी में मूंगफली, तंबाकू, बाजरा, रागी आदि फसलें की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कच्छार या एल्यूवियल मिट्टी। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा कच्छारी यानी जलोढ़ मृदा है। इसका निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। इस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। भारत में इस प्रकार की मृदा कुल क्षेत्रफल के 40% भाग पर फैली हुई है। भारत में उत्तर का मैदान, सिंध का मैदान, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के मैदान इसी मृदा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पोरस है, न्यूनतम छिद्रयुक्त है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी। न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल है। इस मिट्टी के कण का आकार 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास का होता है। लाल मिट्टी पर खेती करना आसान है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। लाल मिट्टी पर खेती करना आसान इसलिए क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। इसका निर्माण रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्राय उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हिमोड निर्माण।
हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को हिमोड निर्माण कहते हैं। हिमोड हिमनद टीले के जमाव के कारण लंबी कटके निर्मित होती है, अर्थात हिमनद अपने साथ लाए अवसादों को किनारों पर छोड़ता है, जिसे हिमोड कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।